हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपनी प्रीपोजिशन का पार्ट 13 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट्स में हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं और पहले हमने फिक्स्ड प्रीपोजिशन नाउन को लेकर पढ़ा। अब हम आगे जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वो एडजेक्टिव को लेकर पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने 10 फिक्स्ड प्रीपोजिशंस यानी 10 टॉपिक्स या फिर हम बात करें 10 वर्ड्स के बारे में, 10 एडजेक्टिव्स के बारे में हमने पढ़ा। अगर जिनके साथ जो हमारा प्रीपोजिशन आता है तो उसका मीनिंग सेंटेंस में क्या हो जाता है। देखिए, आपने नाउन पढ़ा, फिर उसके बाद हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं और आगे हम जो है वर्ब पढ़ेंगे। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी बात ये होती है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके एरर के फॉर्म में आते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि एरर कहाँ पर है। आप वर्ब में एरर ढूंढेंगे, आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखेंगे, टेंसेस के चेक करेंगे, लेकिन एक छोटा सा प्रीपोजिशन पूरा क्वेश्चन गलत करवा सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी आप प्रीपोजिशन पढ़े तो आपको फिक्स प्रीपोजिशन पता होना चाहिए। अगर नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन आ रहा है तो उसका मीनिंग क्या है, वो सेंटेंस की मीनिंग के साथ कन्वे कर रहा है, क्योंकि प्रीपोजिशन का मतलब ही होता है रिलेशन। अगर आपका सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट कुछ और है और प्रीपोजिशन जो रिलेशन देना चाहता है उस पर्टिकुलर वर्ड के साथ वो अलग जा रहा है, तो यानी दोनों में डिफरेंस आ जाएगा और इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। लेकिन जो आपके सेंटेंस का मीनिंग है या जो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट है, सेम प्रीपोजिशन का भी अगर वही कॉन्टेक्स्ट हो रहा है तो यानी दोनों की मीनिंग अलाइन कर गए, इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन ठीक है। तो सबसे जरूरी बात है कि जब भी आप प्रीपोजिशन पढ़ो तो इसको थॉरली रिवाइज करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, इसका अभ्यास निरंतर रूप से करना ही पड़ेगा आपको, तभी आपको ये याद हो पाएगा। तो इसके साथ हम किस तरीके से करेंगे, देखिए जब भी हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस करेंगे। हर टॉपिक को लेकर एक्सरसाइज, देखिए जैसे हमने नाउन पढ़ा तो नाउन के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, एडजेक्टिव पढ़े एडजेक्टिव को लेकर क्वेश्चंस करेंगे, वर्ब को लेकर पढ़ेंगे तो वर्ब को लेकर प्रैक्टिस करेंगे। तो हर एक टॉपिक को लेकर प्रैक्टिस की जाएगी। तो इस बात से आप बेफिक्र रहिए कि आप थ्योरी कि आपको कम पड़ जाएगा कि कैसे याद रखना, नहीं, आपको बार बार प्रैक्टिस करी जाएगी, प्रीवियस ईयर्स के थ्रू प्रैक्टिस कराई जाएगी, एक्सरसाइज के थ्रू प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो इससे आपको याद हो जाएगा। अब एडजेक्टिव की बात करते हैं। एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज क्यों होता है, देखिए जब मैंने स्टार्टिंग में आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर बताया था तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर मैंने एक बात कही थी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि अगर आप सेंटेंस कोई लिख रहे हो तो सेंटेंस में जो हर एक वर्ड होता है वो किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, और वो कैटेगरीज क्या होती है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। और हर एक कैटेगरी का एक फंक्शन होता है। नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, प्रोनाउन नाउन के रिपीटेशन को खत्म करेगा और नाउन की जगह पे यूज होगा। एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। तो एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को। अगर मैं यहाँ पर नाउन ना लिख के मैं ये बोल देता हूँ सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है, क्योंकि अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, नाउन, प्रोनाउन या इनकी जगह यूज होने वाले वर्ड्स जो एज अ फंक्शन करते हैं नाउन का। तो यहाँ पर लिख देते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करेगा। तो देखिए जब भी एडजेक्टिव आ रहा है तो वो क्वालिफाई करने के लिए है किसी सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को। लेकिन एडजेक्टिव के बाद अगर आपने प्रीपोजिशन लगा दिया है तो उसके बाद अगर कोई नाउन लिखा जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद तो नाउन आता है, अगर आप उसके बाद कोई नाउन लिखते हो तो वो नाउन का मीनिंग हमें देखना पड़ेगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जो प्रीपोजिशन आया है जिस एडजेक्टिव के साथ वो क्या है। अगर उसके अकॉर्डिंग वो मीनिंग कन्वे होता है तो वो ठीक है। तो एडजेक्टिव के साथ आपको प्रीपोजिशन ध्यान देने हैं कि प्रीपोजिशन के चेंज होते ही मीनिंग भी बदल जाता है, क्योंकि प्रीपोजिशन रिलेशन को बताता है हर एक अपने ऑब्जेक्ट का उस सेंटेंस के साथ, राइट। तो इसीलिए आपको फिक्स प्रीपोजिशन याद करने हैं, उनको संभल के सीखना है। अब आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 से हम शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, यानी 20 वर्ड्स डिस्कस किए थे। आगे हम और वर्ड्स पढ़ते हैं। कॉन्ट्ररी टू का मतलब होता है अपोजिट टू। जब आप किसी के विरोधाभास की बात करते हो, अगेंस्ट में बात करते हो, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्ररी टू। जैसे दिस इज कॉन्ट्ररी टू व्हाट आई वाज टोल्ड, यानी जो ये बोला गया है व्हाट आई वाज टोल्ड, जैसा मैंने कहा था ये उसके विपरीत है। तो इसने कुछ बात कही होगी, राइट। दिस इज कॉन्ट्रेरी टू व्हाट आई वाज टोल्ड, जो मुझे, राइट, व्हाट आई वाज टोल्ड का मतलब है कि जो मुझे बताया गया उसके अलग अगेंस्ट है, राइट। सो इसके बदले पे कोई ना कोई स्टेटमेंट रही होगी, वो इस प्रीपोजिशन के नाउन का काम कर रहा है, या वो एज अ नाउन फ्रेज का काम कर रही है, राइट। नाउ क्रेजी अबाउट का मतलब होता है वेरी इंटरेस्टेड इन। क्रेजी अबाउट आपने जनरली यूज भी करा होगा। ही इज क्रेजी अबाउट सॉकर, ही इज क्रेजी अबाउट क्रिकेट, ही इज क्रेजी अबाउट फुटबॉल, ही इज क्रेजी अबाउट म्यूजिक, यानी ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, म्यूजिक, व्हाटएवर इट इज। कुछ भी हो तो आप जब भी आप लिखोगे वेरी इंटरेस्टेड इन तो आप क्रेजी अबाउट लिख सकते हो। ही इज क्रेजी अबाउट सॉकर, सॉकर। नाउ क्यूरियस अबाउट का मतलब होता है एगर टू नो, जो जानने के लिए इच्छुक हो, जिसको
पता करना है कि रीजन क्या है इस बात के ऊपर, तो इसीलिए उसको लिखा जाता है क्यूरियस अबाउट, यानी शी इज क्यूरियस अबाउट द न्यू सिटी, तो वो नई सिटी को जानने के लिए इच्छुक है, यानी शी वांट टू एक्सप्लोर, वो एक्सप्लोर करना चाहती है नई सिटी को, राइट, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहती है। तो जब भी आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, आप कुछ जानने की भूख होती है, अगर मतलब जानने की इच्छा होती है, तो आप लिखते हो क्यूरियस अबाउट। डिपेंडेंट ऑन का मतलब होता है रिले ऑन, किसी पे निर्भरता दिखाना, राइट। सो डिपेंडेंट ऑन, द प्लांट इज डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, तो प्लांट किसके ऊपर रिले करता है, सनलाइट पे, यानी अगर सनलाइट मिलेगी तो प्लांट की ग्रोथ होगी, अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो प्लांट की जो है ग्रोथ नहीं होगी, यानी प्लांट किस पे डिपेंड करता है, सनलाइट पे। डिवाइड ऑफ का मतलब होता है लैकिंग, किसी चीज में कमी हो जाना, जैसे द सीन वॉज डिवाइड ऑफ एनी मूवमेंट, तो सीन में क्या है, सीन में कोई भी तरीके का मूवमेंट नहीं है, तो लैक ऑफ मूवमेंट की बात हो रही है, राइट। डिफरेंट फ्रॉम का मतलब होता है नॉट द सेम एज, अलग होना, जैसे अलग का मतलब है कि डिसिमिलर, सिमिलरिटी का मतलब होता है कि समान, और डिसिमिलर का मतलब होता है असमानता है, राइट, डिफरेंस। सो इसका मतलब हो जाएगा दिस पेंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वन, तो डिफरेंट के साथ आप फ्रॉम लिखोगे, यानी जब आप नॉट सेम की बात करते हो या सिमिलरिटीज के अगेंस्ट बात करते हो, डिसिमिलरिटीज की बात करते हो, तो आप यूज करोगे डिफरेंट फ्रॉम। दिस इज डिफरेंट व्हाट आई वाज टोल्ड, ये अलग है जैसा मुझसे कहा गया, राइट। डिससेटिस्फाइड विद, अब डिससेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है, नॉट कंटेंट, अब कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, संतुष्ट, और डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है कि संतुष्ट ना होना, राइट। तो डिससेटिस्फाइड के साथ आएगा विद, ही इज डिससेटिस्फाइड विद दी सर्विस, तो वो सर्विस के साथ बहुत ज्यादा असंतुष्ट थे। एगर फोर का मतलब होता है इंथुजियास्टिक, किसी को करने के लिए आपके अंदर इंथुजियाज्म रहना, जैसे आई एम एगर फॉर सम गुड न्यूज, तो वो जानना चाहता है, वो अच्छी, कोई भूखा बैठा है एक अच्छी न्यूज के लिए, तो एगर फोर का मतलब है कि बहुत ज्यादा आप इंथुजियास्टिक हो किसी चीज को करने के लिए, तो एगर के साथ आएगा फोर। एलिजिबल फोर का मतलब होता है क्वालिफाइड फॉर, राइट, कि आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप ये काम कर सकते हो। तो आपने देखा होगा जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हो अपना, तो वहां पर लिखा रहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका मतलब क्या होता है कि आप इस एग्जाम को दे सकते हो कब, जब आप इस क्राइटेरिया को पूरा करते हो, यानी आप इस एलिजिबिलिटी को पूरा करते हो, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, आप 12th पास होना चाहिए, आपका इतना परसेंट स्कोर होना चाहिए, तो ये सब क्या होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी यू आर क्वालिफाइड फॉर गिविंग द एग्जाम। जैसे शी इज एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप, तो वो एलिजिबल है किसके लिए, स्कॉलरशिप के लिए, तो एलिजिबल के साथ भी 4 आएगा और क्वालिफाइड के साथ भी 4 आएगा, तो दोनों के साथ क्या आएगा, 4 आएगा, याद रखेंगे, राइट। एक्साइटेड अबाउट समथिंग, एक्साइटेड का अबाउट देखिए, जब भी आप लिखोगे एक्साइटेड अबाउट समथिंग, जैसे इसका मतलब होता है इंथुजियास्टिक, जैसे वी आर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं ट्रिप के लिए, राइट। फेमस फॉर का मतलब होता है वेल नोन फॉर, कोई बहुत ज्यादा नोन पर्सन हो, राइट, कोई बहुत पॉपुलर हो, जैसे पेरिस इज फेमस फॉर इट्स कजीन, कजीन का मतलब होता है फूड, राइट। सो दिल्ली इज फेमस फॉर इट्स कल्चर, तो दिल्ली अपने कल्चर के लिए फेमस हो गया। कोलकाता इज फेमस फॉर इट्स जॉय, तो वो अपने जॉय के लिए, उसको बोलते हैं ना सिटी ऑफ जॉय कोलकाता, तो इस तरीके से। फेड अप विद मतलब होता है अनॉयड, परेशान हो जाना, या किसी चीज से बिल्कुल परेशान होके, जैसे बोलते हैं ना कि आई एम फेड अप विद दिस, तो इसका मतलब होता है मैं इससे परेशान हो गया हूँ, सो आई एम फेड अप विद दी डिलेज, तो जो ये देरी हो रही है काम में, ये उससे परेशान हो गया, ऐसा हमारा स्पीकर बता रहा है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है लाइकिंग, किसी को पसंद करना, राइट, जैसे और एडमायर करना, तो फॉन्ड ऑफ जब भी आप लिखोगे आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, शी इज फॉन्ड ऑफ चॉकलेट, शी इज फॉन्ड ऑफ रनिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ जिम, तो इस तरीके का मतलब होता है कि फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है कि जब भी आप किसी चीज को पसंद की बात करते हो, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछने वाला वर्ड है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है फॉन्ड ऑफ। फ्री फ्रॉम या फ्री ऑफ का मतलब होता है नॉट कंटेनिंग, जैसे दिस ड्रिंक इज फ्री फ्रॉम शुगर, तो आपने देखा होगा फ्री फ्रॉम या फ्री ऑफ लिखा रहता है कि इसमें पर्टिकुलर सब्सटेंस नहीं है, ये इसके अंदर कंटेन नहीं है, यानी ये इससे मुक्त है, राइट। जब भी मुक्त की बात करी जाएगी तो फ्री फ्रॉम या फ्री ऑफ। फुल ऑफ का मतलब होता है कंटेनिंग अ लॉट, जिसमें भरपूर मात्रा से हो, प्रचुर मात्रा से कोई चीज भरी हुई हो किसी के अंदर, जैसे द जार इज फुल ऑफ कुकीज, राइट, जैसे ऑरेंज इज फुल ऑफ विटामिन सी, तो इस तरीके से जिसके अंदर प्रचुर मात्रा में कुछ चीज होती है तो उसको हम बोलते हैं फुल ऑफ। गुड एट का मतलब होता है स्किल्ड इन, किसी चीज में अच्छा होना, जैसे ही इज गुड एट पेंटिंग। ग्रेटफुल मतलब होता है थैंक यू फुल, राइट, थैंकफुल फॉर, जैसे आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प,
गिल्टी ऑफ का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉन्ग डूइंग, किसी चीज गलत करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, जैसे ही फाउंड गिल्टी ऑफ थिट। तो गिल्टी को लेकर बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो गिल्टी के साथ याद रखिएगा, गिल्टी के साथ ऑफ आता है, राइट। तो गिल्टी के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा। नाउ आइडेंटिकल टू का मतलब होता है एग्जैक्टली द सेम, तो ये बहुत कॉमन है, याद रखिएगा। एग्जैक्टली अगर कोई किसी की बोलते हैं ना जेरोक्स कॉपी है या फोटो कॉपी है, इसका मतलब होता है आइडेंटिकल। जैसे दिस बैग इज आइडेंटिकल टू माइन, ये हूबहू ऐसा है जैसा मेरा बैग है, राइट। सो यहाँ पर माइन जो है ना, ये प्रोनाउन है। अगर आप यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते थे आइडेंटिकल टू माई बैग, तो माई बैग की जगह उसने क्या लिख दिया, माइन, ये प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पर माई क्या हो जाएगा, पॉजेसिव डिटर्मिनर, क्योंकि इसका नाउन आ गया बैग। तो माइन बैग कभी मत लिख दीजिएगा, माई बैग होता है या फिर माइन होगा, क्योंकि यहाँ से माइन का भी मीनिंग वही हो जाएगा कि वो जो इसका कंपैरिजन अपने बैग के साथ कर रहा है। इम्प्रेस्ड बाय और इम्प्रेस्ड विद, इसका मतलब होता है एडमायरिंग, जैसे आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर परफॉर्मेंस, राइट। अब ये बी और विद का यूज करेंगे, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, राइट। तो अभी आप बस ये पढ़िए कि जब भी इम्प्रेस्ड बाय और इम्प्रेस्ड विद का मतलब आएगा, तो इसका मतलब होगा एडमायरिंग की बात करोगे आप। डिपेंडेंट ऑफ का मतलब होता है नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ का मतलब होता है कि नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, जैसे द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी जुडिशरी जो होती है, जो हमारी न्यायपालिका होती है, वो हमारी लेजिस्लेटरी के जो लेजिस्लेटरी होती है, जो हमारे कानून बनाता है, जिसको हम बोलते हैं मंत्रिमंडल जो होता है, उससे इंडिपेंडेंट होती है, यानी उसका इन्फ्लुएंस नहीं होता है न्यायपालिका पे। तो देखा होगा कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट, कोर्ट जो होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं, उसके ऊपर किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं होता है। इनोसेंट ऑफ का मतलब होता है नॉट गिल्टी, तो इनोसेंट के साथ भी ऑफ आएगा, राइट, इनोसेंट के साथ भी ऑफ आएगा और गिल्टी के साथ भी ऑफ आएगा, ये आप याद रखेंगे, गिल्टी ऑफ। सो ही वॉज फाउंड इनोसेंट ऑफ द चार्जेस, तो उसको यानी उसको ये वो फाउंड हुआ था, राइट, उसके ऊपर कोई जो चार्जेस थे वो गलत थे, तो वो निर्दोष साबित हुआ था चार्जेस को लेकर, राइट। इंटरेस्टेड इन का मतलब होता है पेइंग अटेंशन टू, तो किसी के प्रति आप अपना ध्यान देते हो, जैसे आप लेक्चर अभी पढ़ रहे हो तो लेक्चर में पूरा ध्यान दे रहे हो, यानी यू आर पेइंग अटेंशन टू द लेक्चर, सो यू आर इंटरेस्टेड इन द लेक्चर। जैसे शी इज इंटरेस्टेड इन दी आर्ट्स, तो वो आर्ट्स में अपना पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान देती है। जेलस ऑफ का मतलब होता है इनहेविंग, जैसे जलन, जिसको हम बोलते हैं जलन, ही इज जेलस ऑफ हर सक्सेस, वो उसकी सक्सेस से जल रहा है। कीन ऑन का मतलब होता है इंथुजियास्टिक, जैसे आई एम कीन ऑन लर्निंग स्पेनिश, यानी किसी चीज को सीखने के लिए इंथुजियाज्म होना, राइट। सो पैशन अबाउट होना, तो इसका मतलब होता है कीन, कीन के साथ हमेशा आएगा ऑन, कीन ऑन, यानी कीन ऑन डूइंग समथिंग, याद रखिएगा, कीन ऑन डूइंग समथिंग। ये एग्जाम में पूछा जाता है और इस पे प्रीवियस ईयर भी मिलेंगे आपको, देख लेना, जो भी वर्ड्स आप पढ़ रहे हो इनके ऊपर आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे। लैकिंग इनका मतलब होता है नॉट हैविंग इनफ ऑफ, यानी किसी चीज की कमी होना, जैसे ही इज लैकिंग इन कॉन्फिडेंस, राइट। तो लैकिंग इन समथिंग, लैकिंग इनके साथ आएगा समथिंग, लैकिंग इन समथिंग। मेड ऑफ का मतलब होता है मटेरियल कंपोजिशन, जैसे द शर्ट इज मेड अप ऑफ कॉटन, तो हम इसमें बताते हैं कि ये किससे बना है, जैसे शर्ट हो गया, जींस हो गया, ट्राउजर हो गया, राइट। कोई और मान लीजिए मोबाइल हो गया, या फिर अब ये पेन हो गया, इस पेन की बात करते हैं, दिस पेन इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक से बना है। नर्वस अबाउट का मतलब होता है एनॉक्सियस, मतलब ही इज नर्वस अबाउट द इंटरव्यू, राइट। एनॉक्सियस का मतलब होता है घबराहट, नर्वस का भी मतलब होता है घबराहट, राइट। ऑब्सेस्ड के साथ आता है विद, ऑब्सेस्ड विद, याद रखिएगा, ऑब्सेस्ड के साथ क्या आएगा, विद। जैसे एक्सेसिवली कंसर्न, जो बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके कंसर्न हो। शी इज ऑब्सेस्ड विद द क्लीननेस, तो वो क्लीननेस को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है, या उसको हर थोड़ी देर में सफाई करनी होती है, या उसको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, इस तरीके से ऑब्सेशन होना, राइट। अपोज टू का मतलब होता है अगेंस्ट, खिलाफ हो जाना किसी के, आई एम अपोज टू दिस प्रपोजल, तो मैं इस प्रपोजल के अगेंस्ट में हूँ। प्राउड ऑफ का मतलब होता है फीलिंग प्लीज्ड अबाउट, राइट, किसी के ऊपर प्राउड करना, राइट, गर्वान्वित महसूस करना, यानी गर्व करना, तो उसको बोलते हैं फीलिंग प्लीज्ड अबाउट। जैसे शी इज प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट्स, योर पेरेंट्स प्राउड ऑफ योर सक्सेस, तो जब आपकी सक्सेस हो जाएगी तो आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड करेंगे। तो व्हेन यू गिव द एग्जाम, जब आप उसको क्लियर कर लोगे, देन यू विल मेक योर पेरेंट्स प्राउड ऑफ यू, राइट। तो क्वालिफाइड फॉर का मतलब क्या हो जाएगा, हैविंग द राइट स्किल्स फॉर, किसी चीज के लिए सही सेट ऑफ स्किल्स होना, राइट। ही इज क्वालिफाइड फॉर द जॉब, तो ये बिल्कुल जॉब के लिए क्या है, क्वालिफाइड है।
रिफ्रेन फ्रॉम, याद रखना रिफ्रेन एग्जाम में पूछा जाता है। रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है अवॉइडिंग डूइंग, किसी चीज को करने से रोक देना, अवॉइडिंग डूइंग समथिंग। जैसे तो यहां पर लिख लेते हैं रिफ्रेन कैसे यूज करा जाएगा, रिफ्रेन फ्रॉम, अब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं डूइंग, डूइंग समथिंग, राइट, ये याद रखेंगे समथिंग। अब एग्जांपल के तौर पे प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, सो प्लीज क्या बोला गया, अवॉइड स्मोकिंग, प्लीज अवॉइड स्मोकिंग, राइट। सो अवॉइड, रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है रिफ्रेन डूइंग समथिंग, राइट। रिलेटेड टू का मतलब होता है कनेक्टेड विद, देखिए रिलेट के साथ हमेशा टू आएगा। अब बात करेंगे आप रिलेटेड के साथ तो इसके लिए टू आएगा, और आप कनेक्टेड की बात करेंगे कनेक्टेड के साथ विद आता है, याद रखिएगा रिलेटेड के साथ टू आता है और कनेक्टेड के साथ विद आता है। इज दिस इशू रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर, यानी ये जो इशू है क्या ये पिछले वाले से रिलेटेड है। अगर आपको रिलेटेड टू नहीं लिखना है तो इसकी जगह आप कनेक्टेड विद भी लिख सकते हो, राइट। रेलेवेंट टू का मतलब होता है प्रिटेनिंग टू, यानी सही है क्या ये, इस जो ये डेटा, जैसे द डेटा इज रिलेवेंट टू स्टडी, क्या जो ये डेटा है क्या ये हमारी स्टडी के लिए रेलेवेंट है, क्या ये सही है, राइट। क्या ये वही बात करता है जो हमारी स्टडी बात कर रही है, ये जो हमें स्टडी में चाहिए क्या ये वही है। तो आप इसकी बात, इसका मतलब हो जाएगा एक्यूरेसी, तो क्या ये डेटा उतना एक्यूरेट है जो हमारी स्टडी के लिए चाहिए। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर का मतलब हो जाएगा अकाउंटेबल फॉर। ये एग्जांपल जैसे आप बोलते हैं कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस, हु इज आंसरेबल टू दिस मेस। तो जब आप किसी के प्रति उत्तरदायी होते हो तो उत्तरदायी के लिए हम यूज करते हैं आंसरेबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर और अकाउंटेबल फॉर। सैड अबाउट और सैड फॉर का मतलब होता है अनहैप्पी, शी इज सैड अबाउट द न्यूज। स्केयर्ड ऑफ का मतलब होता है अफ्रेड, राइट, जैसे ही इज स्केयर्ड ऑफ स्पाइडर, तो सैड अबाउट और सैड फॉर को भी याद रखेंगे, राइट। नाउ सेंसिटिव टू, एग्जाम में पूछा गया ये सेंसिटिव टू का मतलब क्या होता है। सेंसिटिव टू का मतलब होता है रिएक्टिंग इजीली, जो अपने इमोशंस को लेके काफी ज्यादा सेंसिबल हो, राइट। तो उसका होता है शी इज सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट्स, तो यानी अब यहाँ पर क्या बात करा गया, रिएक्टिंग इजीली का मतलब, जैसे यहाँ पर सेंसिटिव को लेके क्या बात करा गया कि वो किसी के प्रति आप बहुत ज्यादा रिएक्ट कर दो, जैसे उसकी जो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ब्राइट लाइट्स को लेकर, यानी ब्राइट लाइट से उसको अनकंफर्टेबल होता है या किसी तरीके की परेशानी होती है। सिमिलर टू का मतलब होता है ऑलमोस्ट द सेम, योर बैग इज सिमिलर टू माइन। स्पेक्टिकल ऑफ और स्पेक्टिकल अबाउट का मतलब होता है डाउटिंग, जैसे आप किसी के ऊपर शक करते हो, राइट। जैसे आई एम स्पेक्टिकल ऑफ हिज इंटेंशन, तो मेरे को उसके इंटेंशंस को लेकर डाउट है, राइट। सॉरी फॉर का मतलब होता है अपोलोजाइज, माफी, जैसे आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, सॉरी फॉर द समथिंग, सॉरी फॉर समथिंग, तो याद रखेंगे। सुटेबल फॉर का मतलब होता है अप्रोप्रिएट फॉर, जैसे दिस वेन्यू इज सुटेबल फॉर अ वेडिंग, तो क्या ये वेन्यू सुटेबल है शादी के लिए। सरप्राइज्ड एट और सरप्राइज्ड बाय, तो जैसे अनएक्सपेक्टेड, जैसे आई वाज सरप्राइज्ड एट द न्यूज, आई वाज सरप्राइज्ड बाय हिज कमिंग, तो इस तरीके से आप सरप्राइज्ड एट और सरप्राइज्ड बाय का यूज कर सकते हो जब आपको अनएक्सपेक्टेड न्यूज, अनएक्सपेक्टेड आउटकम इसके बारे में कुछ पता चले। व्हेन समथिंग इज अनएक्सपेक्टेड, जब आप बात करते हो कि ऐसा जो आप प्लान करके चलते हो वैसा ना हो कि कुछ अलग हो जाए, तो वो आपको सरप्राइजिंग करता है, आश्चर्यचकित करता है। टैलेंटेड इन और टैलेंटेड एट का मतलब होता है किसी चीज को लेकर स्किल्स होना, राइट। जैसे शी इज टैलेंटेड इन पेंटिंग, सो वो बहुत ज्यादा निपुण है किसमें, पेंटिंग में। थैंकफुल फॉर, यानी ग्रेटफुल के साथ भी फॉर आता है, ग्रेटफुल फॉर, जैसे आई एम ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट, आई एम थैंकफुल फॉर योर सपोर्ट। टायर्ड ऑफ का मतलब होता है फेड अप विद, जैसे आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, यानी वो वेटिंग करते करते थक गया। अपसेट अबाउट और अपसेट ओवर का मतलब होता है डिस्टर्ब, ही इज अपसेट अबाउट द रिजल्ट। वेरी ऑफ का मतलब होता है कॉशियस अबाउट, राइट, जैसे बी वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स। अब जैसे अगर आप किसी को कॉशियस करते हो, आई वॉर्न ऑफ यू, जैसे आई वॉर्न हिम ऑफ स्ट्रेंजर्स, तो मैंने उसको स्ट्रेंजर्स को लेकर वॉर्न कर दिया था। तो या अब देखिए वॉर्न ऑफ का मतलब होता है जब आप किसी को कॉशियस करते हो, आप उसको बताते हो कि ऐसा मत करना, खतरा हो सकता है, राइट। तो जब आप किसी को सावधानी बरतने के लिए बोलते हो तो तब आप वॉर्न ऑफ यूज करोगे। लेकिन जब आप खुद ही कॉशियस हो जाते हो तो इसको हम यूज करते हैं वेरी ऑफ, बी वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स, तो स्ट्रेंजर्स को लेके कॉशियस रहना, राइट। तो दोनों का मीनिंग सेम होता है। वरीड अबाउट का मतलब होता है अनएक्शियस अबाउट, यानी शी इज वरीड अबाउट हर
हेल्थ। अडेप्ट एट, तो अडेप्ट एट का मतलब होता है स्किल्ड, जैसे ही इज अडेप्ट एट प्लेइंग द पियानो, ही इज स्किल्ड, और वो काफी ज्यादा स्किल्ड का मतलब हो जाता है जो किसी काम को करने में निपुण हो। सो ही इज अडेप्ट एट प्लेइंग द पियानो। एडवर्स टू का मतलब होता है अपोज टू, किसी के अगेंस्ट में जाना, जैसे शी इज एडवर्स टू चेंजेस, यानी वो चेंजेस को, यानी जो बदलाव है उनको अपोज कर रही है, वो बदलाव नहीं चाहती है। अफेक्शनेट टुवर्ड का मतलब होता है शोइंग फाउंडनेस, यानी फाउंडनेस का मतलब हो जाएगा कि अट्रैक्शन शो करना, राइट। जैसे द मदर इज अफेक्शनेट टुवर्ड हर चाइल्ड, तो मदर क्या है, अपने चाइल्ड को लेकर, राइट, काफी विनम्र नम्र रहती है, या फिर उसके अपने चाइल्ड के प्रति उसका काफी ज्यादा प्यार रहता है। तो अफेक्शनेट का मतलब होता है फाउंडनेस, लगाव। तो अगर हिंदी में इसके लिए कोई सही वर्ड होता है तो लगाव। एग्रीएबल टू का मतलब होता है विलिंग टू एक्सेप्ट, किसी चीज को मतलब मानने के लिए तैयार हो जाना। जैसे आर यू एग्रीबल टू द टर्म्स, तो क्या आप टर्म्स मानना चाहते हो। आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट द टर्म्स, तो क्या आप जो टर्म्स और कंडीशंस है उसको मानने के लिए तैयार हो, तो यानी विलिंग टू एक्सेप्ट। अलाइंड विद का मतलब होता है इन एग्रीमेंट विद, जैसे हिज व्यूज आर अलाइंड विद द कंपनीज मिशन, तो यानी उसके जो व्यूज है ना वो सेम वही है जैसे हमारी कंपनी के मिशन है। तो इन एग्रीमेंट विद या और इन पैरेलल विद, तो आप भी वही सोच रहे हो जो कंपनी का मिशन है, आपका भी वही व्यूज है, तो इसको हम बोलते हैं अलाइंड विद। जब आपके व्यूज किसी के प्रति सेम हो जाते हैं, यानी वैसा वही सोच पा रहा है जो आप सोच पा रहे, तो यानी हिज व्यूज अलाइंड विद योर्स, तो उसके व्यूज आपके व्यूज की तरह अलाइन, आपके व्यूज के साथ अलाइन किए हैं, राइट, एग्रीमेंट करते हैं। एंग्विश ओवर का मतलब होता है डीप पेन और सोरो, राइट। सो बहुत ज्यादा डीप पेन होना, सोरो करना, जैसे शी फेल्ट एंग्विश ओवर हर फादर्स डेथ, तो यानी उसको बहुत ज्यादा पेन है, दर्द है उसकी पिता की मृत्यु के लिए। जैसे एस्टोनिश्ड एट और एस्टोनिश्ड बाय, ये एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। इसका मतलब होता है वेरी सरप्राइज, आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज नॉलेज, तो वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था या बहुत ज्यादा चकित हो गया उसकी नॉलेज को देखकर। अटेंटिव टू का मतलब होता है पेइंग अटेंशन, किसी के प्रति ध्यान पूर्वक सुनना या ध्यान देना। बी अटेंटिव टू योर नीड्स, तो आप अपनी नीड्स को लेकर काफी ज्यादा अटेंशन दिए, ध्यान पूर्वक अपनी नीड्स को रखिए, क्योंकि नीड्स को कंट्रोल होना चाहिए। बेनिफिशियल टू का मतलब होता है फेवरेबल टू, राइट। अब जैसे दिस ट्रेनिंग इज बेनिफिशियल टू एम्प्लॉइज, तो ये जो ट्रेनिंग है इसका फायदेमंद, जैसे बेनिफिशियल टू का मतलब होता है फायदेमंद है, तो ये ट्रेनिंग का फायदा किसको होगा, एम्प्लॉइज को होगा। बिटर अबाउट का मतलब होता है एंग्री एंड अनहैप्पी, ही इज बिटर अबाउट द फास्ट फेलियर्स, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा है किस चीज को लेकर, या बहुत ज्यादा नाखुश है अपने पास्ट फेलियर्स को लेकर। सो ही इज बिटर अबाउट हिज पास्ट फेलियर्स। ब्लाइंड टू का मतलब होता है नॉट नोटिसिंग, जो ध्यान में ना है, जैसे शी इज ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट्स, तो वो अपने फॉल्ट्स को ध्यान में नहीं रखती है, राइट। चीयरफुल अबाउट का मतलब होता है हैप्पी अबाउट, किसी को लेकर खुश हो जाना, जैसे ही चीयरफुल अबाउट द अपकमिंग हॉलीडेज, वो काफी खुश है किसको लेकर, आने वाले हॉलीडेज को लेकर, राइट। कमिटेड अगेंस्ट का मतलब होता है डन रॉन्गली, कोई चीज आप गलत तरीके से, जैसे क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो जो क्राइम्स है वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, यानी वो गलत है ह्यूमैनिटी को लेकर, राइट। तो क्राइम्स नहीं होनी चाहिए ह्यूमैनिटी में, राइट। कन्विंस्ड ऑफ का मतलब होता है सर्टेन अबाउट, राइट। आई एम कन्विंस्ड ऑफ हिज इनोसेंस, तो मैं उसकी इनोसेंस से कन्विंस हो गया, या मैं उसकी इनोसेंस पे को समझ बैठा हूँ, राइट। सो इसको बोलते हैं सर्टेन अबाउट। क्रूअल टू का मतलब होता है हार्टफुल टू, जो नुकसानदेह होती है, इट्स क्रूअल टू एनिमल्स, यानी इट्स हार्टफुल टू द एनिमल्स, राइट। तो क्रूअलिटी, देखिए क्रूअलिटी का मतलब होता है निर्दयी, राइट, निर्दयता, जैसे हम बोलते हैं ना क्रूअलिटी ऑन एनिमल्स, तो जब हम बताते हैं कि एनिमल्स को लेके काफी ज्यादा लोग क्रूअल हो जाते हैं, तो निर्दयता दिखाते हैं, तो इसीलिए हार्टफुल। क्रूअल टू का मतलब होता है नुकसानदेह, राइट। डिवोटेड का मतलब होता है डेडिकेटेड टू, राइट, शी इज डिवोटेड टू हर फैमिली, राइट। मीरा डिवोटेड टू लॉर्ड कृष्णा, तो मीरा जो थी वो बहुत ज्यादा भक्ति है, उन्होंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया था लॉर्ड कृष्णा को लेकर। डिसअपॉइंटेड इन और डिसअपॉइंटेड विद का मतलब होता है अनहैप्पी विद, किसी के प्रति आप असंतुष्ट होते हो, राइट, नाखुश होते हो। आई एम डिसअपॉइंटेड इन द रिजल्ट, यानी वो काफी ज्यादा रिजल्ट को लेके नाखुश है। तो अनहैप्पी के साथ विद आएगा, डिसअपॉइंटेड के साथ इन भी आ सकता है, विद भी आ सकता है। डिसगस्टेड विद और डिसगस्टेड बाय, यानी फाइंडिंग रिपल्सिव, जैसे शी इज डिसगस्टेड विद हिज बिहेवियर, यानी वो उसके बिहेवियर को पसंद नहीं करती है, राइट। एगर टू का मतलब होता है
इंथुजियास्टिक टू डू समथिंग, या किसी को करने के लिए बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म रहना, पैशनेट होना। आई एम एगर टू स्टार्ट। इनवेस ऑफ का मतलब होता है जेलस, जलन। ही इज इनवेस ऑफ हर सक्सेस, तो वो उसकी जलन से वो उसकी सक्सेस से जलता है। एक्साइटेड फॉर का मतलब होता है लुकिंग फॉरवर्ड टू, यानी एक्साइटेड फॉर का मतलब, देखिए लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है कि जब आपको बोला जाता है कि यार ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, तो बोलता है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, यानी वो उसको काम करने के लिए एक्साइटेड है, वो आगे चल के उसको काम करेगा। तो जब आप किसी के प्रति एक्साइटमेंट रखते हो, सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट ट्रिप नेक्स्ट वीक, तो वो बहुत ज्यादा खुश है, या उसको बोलते हैं एक्साइटमेंट आती है आपके अंदर कि आपको वो ट्रिप करना है नेक्स्ट वीक, राइट। फैमिलियर विद का मतलब होता है नोइंग वेल, जब आप किसी चीज को अच्छे से जानते हो, या यू आर फैमिलियर विद दिस सॉफ्टवेयर, यू आर फैमिलियर विद दिस फोन, यू आर फैमिलियर विद दी लाइक मान लीजिए कंप्यूटर, सो आर यू फैमिलियर विद दिस सॉफ्टवेयर। तो अब ये पूछा गया है, क्या आप वेल नोन अच्छे से जानते हो सॉफ्टवेयर को, आप इसको यूज करना चाहते हो। तो फैमिलियर विद का मतलब होता है जब आपको उसके बारे में नॉलेज हो, राइट। तो हैविंग नॉलेज भी हो सकता है पर्टिकुलर समथिंग, या फिर नोइंग वेल भी हो सकता है। फियरफुल ऑफ का मतलब होता है अफ्रेड, डर। शी इज फियरफुल ऑफ द फ्यूचर, तो वो फ्यूचर को लेके काफी डरती है। फॉन्ड ऑफ का मतलब लाइकिंग होता है, इज फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। ग्रिडी के साथ आएगा फोर, ग्रिडी फोर का मतलब होता है वांटिंग मोर, ही इज ग्रिडी फॉर पावर। हेजिटेंट के बाद आएगा अबाउट, हेजिटेंट के साथ आता है अबाउट, ये एग्जाम में पूछा गया, हेजिटेंट अबाउट यानी अनसर्टेन, राइट। ही इज हेजिटेंट अबाउट मूविंग, राइट। होपफुल के साथ फोर भी आता है और होपफुल के साथ ऑफ भी आता है, तो इसका मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रखना। जैसे वी आर होपफुल ऑफ अ पॉजिटिव आउटकम, तो हम बहुत ज्यादा उम्मीद रखे हैं पॉजिटिव आउटकम को लेकर, राइट। सो जब भी आप उम्मीद की बात करते हो तो पॉजिटिव को रख के बात करते हो, राइट। इग्नोरेंट ऑफ का मतलब होता है लैकिंग नॉलेज, नॉलेज की कमी होना, ही इज इग्नोरेंट ऑफ द रूल्स। इंक्लाइन टू का मतलब होता है टेंडिंग टू, एक तरफ बढ़ना, राइट। इंक्लाइन टू यानी आई एम इंक्लाइन टू एग्री, यानी मैं हाँ करने के मूड में हूँ, राइट। तो टेंडिंग टुवर्ड्स समथिंग। इनफेमस के साथ आएगा फोर, इनफेमस फोर का मतलब होता है नोटोरियस फॉर, ही इज इनफेमस फॉर हिज क्राइम, सो ही इज नोटोरियस फॉर हिज क्राइम। सो इनफेमस के साथ क्या आएगा फोर। और इनफेमस हमेशा जो होता है ना, इनफेमस ये नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पर क्राइम्स को लेकर यूज हो गया। सो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो अभी हमने जो है 80 वर्ड्स अपने इस लेक्चर में जो है कंप्लीट किए। आगे वाले लेक्चर्स में हम और भी वर्ड्स पढ़ेंगे और भी एडजेक्टिव्स का यूज देखेंगे। फिर जब हम देख रहे थे ना फोर भी आ रहा है, ऑफ भी आ रहा है, टू भी आ रहा है, इन भी आ रहा है, तो फिर हम उनको अलग करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, अलग 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 करके पढ़ेंगे कि अगर फोर आएगा तो क्या मीनिंग होगा, अगर टू आएगा तो क्या मीनिंग होगा। इससे क्या होगा, अभी तो आपको उनका ओवरऑल मीनिंग पता चला, लेकिन तब आपको पता चलेगा क्या ये पर्सन के साथ यूज होता है, क्या ये थिंग्स के साथ यूज होता है। तो इस तरीके से जब हम अलग कर देंगे तो वहां से आपको और अच्छी नॉलेज आएगी और अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, राइट। तो आगे के लेक्चर सीरीज में अभी हम पढ़ेंगे। तो इनको याद करने का तरीका देखो ऐसा है, आप इनको पढ़ो, रिवाइज करो, उसके साथ आप रीडिंग कुछ ना कुछ रीड करते रहो। अगर आप अच्छी बुक्स रीड करोगे, नोवेल रीड करोगे, न्यूज़पेपर रीड करोगे, तो वहां पर बहुत ज्यादा ऐसे प्रीपोजिशंस मिलेंगे जो आपने पढ़ चुके हैं, और आपको काफी नए प्रीपोजिशंस भी मिलेंगे। तो उनके मीनिंग को सर्च करो, मीनिंग ढूंढो। देखो आप डिक्शनरी मोबाइल में है, तो कोई और आपको फिजिकल डिक्शनरी रखने की भी जरूरत नहीं है, आप मोबाइल में चेक करिए, वर्ड्स देखिए, उनके मीनिंग को अपनी ये लिस्ट बना लो। तो A4 साइज का लो, उसके ऊपर लिख दो नाउन विद प्रीपोजिशंस, दूसरे पे एडजेक्टिव विद प्रीपोजिशंस, और उसके बाद लिख दो वर्ब विद प्रीपोजिशंस। तो उस लिस्ट में पेजेस को ऐड करते जाओ। उससे क्या होगा, आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट तैयार हो जाएगी, एक अच्छी डिटेल में एक लिस्ट मिल जाएगी जिसको आप यूज करो, पढ़ो, उसको बार बार रिवाइज करो, और फिर जब आप रीडिंग करते रहोगे कुछ ना कुछ, तो आपको वो चीजें रिवाइज होती रहेंगी। तो आपको ओवरऑल मीनिंग ऐसे पता चलता रहेगा कि इस पर्टिकुलर वर्ड का यूज कहाँ पर है, किस तरीके से यूज होगा, क्या ये नाउन आया है, क्या ये एडजेक्टिव आया है। अगर आपने एक चीज नोटिस की हो, तो यहाँ पर जब भी हमने जितने भी एडजेक्टिव्स अभी आपके साथ डिस्कस किए, इन सबसे पहले लिंकिंग वर्ब आई है, राइट। सो ये लिंकिंग वर्ब आई है, ये हमारे एडजेक्टिव जो है ये डायरेक्ट किसको लिंक करते हैं, सब्जेक्ट को। यानी लिंकिंग वर्ब का काम ही क्या होता है, सब्जेक्ट को लिंक करना उसके कॉम्प्लीमेंट से या उसके एडजेक्टिव को लेकर। तो लिंकिंग वर्ब के साथ हमने देखा है कि मोस्टली जितने भी हमने अभी तक जो 100 वर्ड्स प्रैक्टिस किए हैं, तो सारे एडजेक्टिव के साथ जो प्रीपोजिशन पढ़े हैं, तो वो एडजेक्टिव हमेशा लिंकिंग वर्ब के साथ आए। तो ये ऐसी चीज है, ये नोटिस करो आप कि वर्ब किस तरीके की यूज हो रही है, क्या वो ट्रांजिटिव है, ड्राई ट्रांजिटिव है, या वो ऑब्जेक्ट आ रहा है, या फिर वो लिंकिंग वर्ब है जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता।
उन्हीं के साथ हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। देन उसके बाद आपने दूसरे जो आगे वाले जो वर्ड्स लिखे हैं, एग्री हो गया, क्राइम्स हो गया, ये जो नाउन आपने लिखे हैं ये नाउन ऑब्जेक्ट बने हैं। ये जो प्रीपोजिशन आपने जो एडजेक्टिव के साथ लगाया, बेसिकली ये आप कहोगे सर इसका नाम तो फिर पोस्ट प्रीपोजिशन होना चाहिए था। नहीं, इसका नाम प्रीपोजिशन इसलिए भी है क्योंकि इसके पहले, ये किसके पहले आया है, एडजेक्टिव के साथ। तो आपने ये फिक्स कर लिया क्योंकि आपने इसका मीनिंग समझ लिया कि इस पर्टिकुलर वर्ड के साथ अगर ये वाला प्रीपोजिशन आपको दिखता है तो उसका मीनिंग क्या होगा। लेकिन ये आ तो अपने ऑब्जेक्ट से पहले ही रहा है ना, आ तो ये किसी ना किसी नाउन से पहले ही रहा है। तो एक कंफ्यूजन आ जाती है कि प्रीपोजिशन होगा या पोस्ट पोजिशन होगा। नहीं, ये आपने नाउन से पहले रहा है इसलिए इसको हम प्रीपोजिशन ही पढ़ेंगे। लेकिन जिस एडजेक्टिव के साथ ये लगा हुआ है उसके साथ एक मीनिंग को ये फिक्स कर लेता है। तो ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, इनको आप ध्यान रखिए। बाकी के जो वर्ड्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। सो आप इन वर्ड्स को अच्छे से पढ़िए और समझिए। थैंक यू।